अस्सलाम वालेकुम, आप देखें इनसाइड पाकिस्तान में हूँ मोहम्मद ज़फ़ीर। धांधली के इल्ज़ामात और सियासी जमातों के एहतजाज, वफाक में हुकूमत साजी फ़ाइनल राउंड जारी है। सियासी गहमा-गहमी नवाज शरीफ का मरी में पड़ाव और आसिफ अली ज़रदारी साहब के साथ मुलाकात के चांसेस भी हैं और साथ ही साथ PDM-2 का फार्मूला इस वक्त ज़ेर गौर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काबीना का हिस्सा बनेगी या नहीं। इब्तदाई तौर पे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी भी तरह के काबीना का हिस्सा नहीं होगी, नहीं बनेगी, लेकिन आगे चलकर कहा यह जा रहा है कि शायद वजारतें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ले, लेकिन चूँकि CEC के इजलास में हुकूमत साजी का तो कहा गया था, लेकिन एजेंडा नहीं था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का काबीना के अंदर शामिल होने का। अब देखना यह है कि क्या हुकूमत साजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी कैबिनेट का हिस्सा भी बनेगी या नहीं। और ज़ाहिर बहुत सारी काफ़ी हद तक चीज़ें मैच्योर हो गई हैं। अगर काबीना का हिस्सा होंगे तो कोई एजेंडा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा नहीं होगा, इस पर भी बात करेंगे। और साथ ही साथ जो सियासी सूरत हाल है वो हम देख रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता बनती नहीं। अब वफाकी काबीना कब बनेगी, नए प्राइम मिनिस्टर कब आएंगे, 12 दिन हो गए इंतखाबात हुए, तो ये मामला इतना डिले क्यों हो रहा है, इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब हसन मुर्तज़ा साहब ने, सीनियर सियासतदान है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। हसन मुर्तज़ा साहब खुश आमदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जी। जनाब सबसे पहले तो ये बताइएगा, चूँकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब ज़ाहिर फाइनल राउंड भी चल रहा है मुलाकातों का, आपकी दोनों तरफ जो राब्ता कमेटियाँ हैं वो मुलाकातें भी कर रही हैं। क्या फ़ाइनल हुआ वफाकी काबीना का हिस्सा, जो कि CEC के इजलास में तो ये तय हो गया था कि आप नहीं जाएंगे। अब चूँकि अब जो दोबारा से मुलाकातें हो रही हैं, क्या आप कैबिनेट में भी वजारतें भी लेंगे या सिर्फ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत को वज़ारत उज़्मा की हद तक सपोर्ट करेंगे? देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि वो थर्ड लार्जेस्ट पार्टी है पार्लियामान के अंदर। ठीक, बेशक हम वफाक में तमाम सूबों में मौजूद हैं, हम गिलगित बल्तिस्तान में हैं, कश्मीर में, पूरे वफाक की जमात है, लेकिन हमारी अददी अक्सरियत नहीं है। तो हम ये समझते हैं कि आज जो मुल्क को चैलेंजेस दरपेश हैं उनको मीट करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना किरदार अदा करे और एक मजबूत हुकूमत जो है जी जिनको ये खौफ ना ब्लैकमेलिंग का हो ना ओहदों का हो, वो अपनी मर्जी से ओहदे दें, रखें और वो अपनी गवर्नमेंट बनाएं। शायद इससे रिलेक्टेंट हैं हमारे जो सियासतदान हैं इस वक्त मुल्क के, और कोई भी ये जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। जैसे तहरीके इंसाफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, ठीक है, तो वो भी इधर नहीं जाना चाहते। PMLN भी चाहती है कि हमारे साथ कोई बर्डन शेयरिंग करे, क्योंकि आने वाला वक्त और हालात जो हैं वो बड़े सख्त हैं, बड़े मुश्किल फैसले लेने पड़ेंगे। ये पार्टियां या सियासत बचाने का टाइम नहीं है। ठीक। तो हम तो उन्हें हर तरह से कहते हैं कि वो अपनी गवर्नमेंट बनाएं और सर्व करें, लोगों को डिलीवर करें, अच्छी गवर्नेंस करें और सारा कुछ करें। तो ये हालात हैं, इनमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपनी CEC में ये फैसला किया कि हम आईनी ओहदों की तरफ जरूर जाएंगे, बाकी जो गवर्नमेंट बनाएगा हम उसका साथ देंगे, जो भी बनाए, और कोई चीज नहीं लेंगे। लेकिन अब हालात जो हैं वो बदल रहे हैं, हमारी कोऑर्डिनेशन कमेटीज मीट कर रही हैं, इंशाल्लाह ताला 1-2 रोज में जो भी होगा वो सामने आ जाएगा। ठीक, अच्छा, ये इब्तदाई तौर पे कुछ इंफॉर्मेशंस भी हैं, ज़ाहिर कोऑर्डिनेशन कमेटी फैसला करे, मुलाकातें कर रही है, ज़ाहिर फैसला होगा अभी, लेकिन इब्तदाई तौर पे ये कहा जा रहा है कि शायद अब प्लान चेंज हुआ है। CEC में तो ये फैसला हो गया था, बट ये है कि अब आप काबीना में भी शामिल होंगे मुल्क के वसी तर मफाद में, चूँकि मौजूदा हालात जिस तरह आप खुद ही कह रहे थे कि सिनेरियो बिल्कुल बदल गया है, तो कैबिनेट में जा रहे हैं आप? देखिए, अभी तक कोई फाइनल तो नहीं है और कुछ कहना भी कबल अज वक्त होगा। ये फैसले तो क़यादत ही करती है, कोऑर्डिनेशन कमेटी की सिफारिशात जैसे ही आएंगी जी, उसके मुताबिक फिर फैसले किए जाएंगे। ठीक है, उसके मुताबिक ही फैसले। अच्छा, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है हसन मुर्तज़ा साहब, चूँकि आप पार्लियामानी सियासत करते हैं, दो टोक गुफ्तगू भी करते हैं, असूलों पे कायम भी रहते हैं,
एक चीज़ फिर हम आगे बढ़ेंगे कि 8 से 9 दिन रह गए हैं, ज़ाहिर है काबीना का इजलास, कौमी असम्बली का इजलास बुलाना है। ये बदकिस्मती नहीं हमारी? एक तो वैसे ही इलेक्शंस के ऊपर बड़े सवालिया निशान थे, तहफ़्फ़ुज़ात थे, इन्हीं तहफ़्फ़ुज़ात के साथ ज़ाहिर आप गए, PTI को लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं मिली, आपके भी गिले शिकवे थे, लेकिन मामला अब चलो एक जमहूरी सिलसिला था, आगे बढ़ गया। हम क्यों इंतज़ार कर रहे हैं कि बिल्कुल 11th आवर में या थर्ड पार्टी कोई हमें पुश करेगी तो फिर जाके हम फैसले करेंगे? ये चीज़ें हो नहीं जानी चाहिए थी। आज 10-12 दिन हो चुके हैं, इंतखाबात हो चुके हैं, अभी तक हम फैसला नहीं कर पा रहे। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है। ये हमारी बदकिस्मती है और अलमिया है कि पाकिस्तान की सियासत आज कोई 75 साल होने को आ गए हैं और आज भी इनमेच्योर पॉलिटिक्स हो रही है। यहाँ पर लोग जो हैं वो दरअसल जो पाकिस्तान के अंदर खास करके जी जी हमारे यहाँ जो एक सियासत में ये इंतशार और अनारकी का और हुल्लड़बाजी का और मैं नहीं तो कोई नहीं वाला जो सीन है ना, ये को पिछली 1-2 दहाइयों से हम देख रहे हैं कि वो अपने अरूज पर है और उसकी वजह से काफी सियासत को नुकसान पहुंचा है। हमारा सियासी कल्चर तबाह हो गया है। हमें अदम बर्दाश्त इस हद तक हो गई है कि लोग अब इख्तलाफ राय नहीं करते बल्कि दुश्मनी और इस हद तक चले जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे मिल बैठना जिनके लिए बहुत जरूरी है। तो जैसे हम मिल बैठेंगे असम साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं आप जो कहना चाह रहे हैं, और ये बदकिस्मती है कि मैं आपकी बात नहीं सुन रहा, आप मेरी बात नहीं सुन रहे। वो एक जो एक डिबेट का माहौल होता था पाकिस्तान का, वो अब ज़ाहिर नहीं रहा। लेकिन ये भी बदकिस्मती नहीं है। एक तो चले नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच उस वक्त की जो कि नहीं बनती थी, की नहीं की, चलो ये एक अब ज़रा हो गया मामला। बट उस वक्त भी अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने बाकी जमातों का तो नाम लिया, लेकिन उस वक्त अगर वो कह देते कि बैरिस्टर गौहर साहब को भी हम दावत देते हैं तो शायद बर्फ़ पिघल जाती, मामला इतने वो न होते। और अभी भी खुद पीटीआई की तरफ से भी ये कदम आगे बढ़ाने की, हाथ आगे बढ़ाने की बात नहीं हो रही। तो अपने समझते कि अब बहुत हो गया जो आप बात कह रहे थे कि कहीं से तो नुक्ता आगाज हो। नहीं देखिए, वो तो बार बार जो है ये बात दोहराते रहते हैं कि हम बैठेंगे नहीं, हम बात नहीं करेंगे, हमारा कोई वो तो आए दिन हम सुनते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये सबसे बड़ी जो है ये हमारी सियासत के अंदर जो हमारी तनज़ली हुई है, उसकी वजह ये है कि सियासतदानों से बैठकर बात करना ही जो है, उनका एक ही नैरेटिव है कि मेरे अलावा सारे चोर हैं, जो मुझे ज्वाइन कर ले वो नेक आदमी है, पारसा है, जो मेरे मुखालिफ हैं वो सब चोर है। तो जहाँ पे इस किस्म की सियासत हो रही हो वहाँ आप क्या कर सकते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ी मुश्किल से ये स्पेस हासिल की 18th अमेंडमेंट करके, NFC अवार्ड करके 2008 से 13 तक अपनी पॉलिटिकल नुकसान कर लिया, लेकिन एक स्पेस गेन की, वो एक ही झटके में हर चीज वापस चली गई और हम फिर वही 80-90 की दिहाई वाली सियासत में चले गए हैं। आज फिर हम एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं जनाब असम साहब। लेकिन एक चीज़ और, पंजाब की जब हम बात कर रहे हैं, चूँकि पंजाब में आपके पास नंबर्स उस तरह नहीं आए जो हम तवक्को कर रहे थे, या जिस तरह की आपकी इलेक्शन कैंपेन थी, नंबर्स कम है। पंजाब असम्बली में आप जा रहे हैं मुस्लिम लीग नून के साथ, चूँकि माजी का जो आपका तजर्बा था, खुद आप मेरे प्रोग्राम में भी अक्सर और वैसे भी फोरम पे भी आप ये बात करते रहे, पार्लियामेंट के अंदर भी इग्नोर हुआ, ख़ासतौर पे आपका रीजन भी। और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब जिस तरह की जितनी भी तरक्याती काम हो रहे थे वो आपको नहीं मिल रहे थे उस तरह। तो ये माजी का तो बड़ा तल्ख तजर्बा रहा आपका। अभी भी उस तरह हमने नहीं देखा कि मरियम बीबी आ रही हैं, अब तक तो माहौल इसी तरह का बन रहा है कि साथ लेके चलना, अपोजिशन को साथ कैसे लेके चलना है या इत्तेहादियों को कैसे लेके चलना है, फैसले पहले ही हो जाते हैं। तो आप समझते हैं कि आपका भी मुस्लिम लीग नून के साथ पंजाब लेवल पे भी होगा या पंजाब में भी आप अपोजिशन में ही रहेंगे? देखें ज़फ़ीर, हमने पीपल्स पार्टी ने तो गेन की है। पीपल्स पार्टी की 7 सीटें थी पिछले इलेक्शन में और इस दफा अल्हम्दुलिल्लाह हम कोई 13 के करीब, 13-14 के करीब पहुंच गए हैं पंजाब के अंदर। बिल्कुल। नेशनल असेंबली में भी हमारी सीटें पड़ी हैं।
पंजाब के अंदर हमारा वोट बैंक भी इंक्रीज हुआ है। पीपल्स पार्टी तो गेन कर रही है और सिर्फ इस चीज पे गेन कर रही है कि उनकी जो पॉलिटिकल विजडम है, उनकी क़यादत का, और उनके जो फैसले हैं, बर वक्त फैसले हैं, पाकिस्तान को बहरानों से निकालने के लिए उनकी जो काविशें हैं, जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी नौजवानों को, यूथ को एड्रेस कर रहे हैं, जिस तरह काश्तकार को, मजदूर को एड्रेस कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी तो उसमें गेन कर रही है। हाँ, जहां तक ताल्लुक पीएमएलएन के साथ हमारी वर्किंग रिलेशनशिप का है, उसकी कोई अच्छी मिसाल नहीं मिलती और ना ही कोई अच्छा तजर्बा हमें है। लेकिन हालात हर दफा इस तरह के बन जाते हैं कि जिसकी वजह से हमें उनके साथ बैठना पड़ता है। आज अगर हम उनको सपोर्ट ना करें, उनके साथ खड़े ना हो, तो एक हम नए इलेक्शन की तरफ जाएंगे जहां पे पहले हमारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, जहां पे आने वाले वक्त में आईएमएफ सामने आ रहा है, जहां पे आने वाले वक्त में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं, फिर आपके सेनेट के इलेक्शंस हैं, ये सारी चीजें हैं और हम एक नए इलेक्शन की तरफ जाए तो उससे हमारे 2-3 महीने भी जाया होंगे और फिर 50-60 अरब रुपया जो एक बड़ी खतीर रकम है वो कहाँ से निकलेगी एक नया इलेक्शन के लिए। और फिर ये उम्मीद नहीं है कि मैंडेट किसी का भी वाजिया होगा। तो इन सारी चीजों को मद्देनजर रखकर फैसले करने हैं, बड़े मुश्किल और अहम फैसले हैं। अल्लाह ताला खैर करे इस मुल्क की भी और पीपल्स पार्टी को ये हिम्मत और तौफीक दे कि वो इसमें बेहतरी में अपना किरदार अदा कर सकें। ठीक, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और ये चेयरमैन साहब लास्ट स्पीच में उन्होंने कहा भी था कि हम ज़रा पाकिस्तान खप्पे का नारा उस वक्त भी लगाया था, अब भी लगा रहे हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कमिश्नर रावलपिंडी डिवीज़न की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसके बाद जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, क्योंकि यही तहफ़्फ़ुज़ात आपके भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी हैं और दीगर जमातों के भी। आप समझते हैं कि ये अगर इस वक्त भी उस तरह एड्रेस ना हुआ जो कि अब हर आए रोज़ एक नया इंकशाफ हो रहा है, तो अगर ये माहौल इस तरह ना बना तो क्या आपको लगता है कि नेशनल असम्बली की सतह पे री इलेक्शंस में हम जा सकते हैं? गो कि मैं खुद इस चीज़ का हामी नहीं हूँ, ना ही ये मुल्क मुतहम्मिल हो सकता है, लेकिन चूँकि ये चीज़ें डिस्कस हो रही हैं पावर कॉरिडोर्स के अंदर, तो क्या कोई ऐसा सिनेरियो बन सकता है या सेटल हो जाएंगे मामला? ज़फ़ीर, यकीनन इस इलेक्शन में जो धांधली के रिकॉर्ड थे वो तो ब्रेक हुए हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। और इतनी ये धांधली जो थी ये बिल्कुल ही एक अजीब पैटर्न पे थी कि यहाँ पे हर शख्स जो है, अबूरी हुकूमतों ने उसमें बड़ा अहम रोल प्ले किया है। उन्होंने इस धांधली को इस तरह से फैसिलिटेट किया है कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। आप देखें, उन्होंने आरओज बदले हैं, उन्होंने ट्रांसफर पोस्टिंग्स की हैं, उन्होंने ग्रास रूट लेवल पे जाके जो बंदा उन्हें वोट नहीं कर रहा होता था, मेरा सपोर्टर होता था या दीगर नापसंदीदा लोगों का जो सपोर्टर होता था, उसको छोटे छोटे मुलाजमतों से उन्हें सस्पेंड कर देना, उनको ट्रांसफर कर देना, उनको बबांगे तौल कहना कि आप अगर फलां मेंबर को दावत दो, उम्मीदवार को, तो आप बहाल हो सकते हो, नौकरी कर सकते हो, अगर नहीं करना तो फिर आप सस्पेंड होगे। तो ये जहाँ इस हद तक रिगिंग होती रही है। फिर मेरे हल्के में जब मैं पोलिंग डे वाले दिन निकला तो मैंने 2-3 जगह पे बैलेट पेपर्स पकड़े और पूरी बुक्स पकड़ी। ठीक, हमने वापस जाके प्रिजाइडिंग को दी कि यार ये बाहर कैसे गई हैं, तो उन्होंने उल्टा एफआईआर हमारे खिलाफ करवाई कि आप लाए यार। हमने कहा हम तो उनसे छीन के ला रहे हैं बाबा, हमने अगर करना होता तो हमने आपको देनी थी, हम खुद ये वोट डाल देते। ठीक, तो हम तो आपको दे रहे हैं। ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद आप एक स्टेप आगे बढ़े, आपने किया, लेकिन जो मेरा सवाल था कि आपको लगता है कि नेशनल सतह पे जाएंगे दोबारा से इलेक्शंस में, जो कि मेरा ख्याल है जी कि हमें ये इंक्वायरी तो कम अज कम जरूर करवानी चाहिए, कमिश्नर रावलपिंडी वाली, और ये आला सतही इंक्वायरी होनी चाहिए, बल्कि कोई कमीशन बनना चाहिए, क्योंकि उसमें कमिश्नर साहब ने इल्जाम जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे भी लगाया है
जो कि डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है उनकी। एक शरीफ आदमी है, बड़े अच्छे हमारे वो जज हैं और हमारी बड़ी तवक्कुआत है उनसे। उन्होंने उन पे भी इल्जाम लगा दिया। इलेक्शन कमीशन तो खैर पहले ही वो तो इल्जामात क्या, वो की तो जद में है। लेकिन असलम साहब कश्मीर आखिरी के सवाल, इलेक्शन ये बड़ा से इंपॉर्टेंट था। शख्सियत है। जी जी, देखिए हाँ जी, उन्होंने इल्जामात, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कमिश्नर साहब की बहुत देर से आई, यानी 10वें रोज़ आई। जी 10 दिन तक इलेक्शंस के नताइज क्यों डिले हुए, क्या इश्यूज थे? अगर इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से खुद कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या उनके तर्जमान की तरफ से कोई बाज़ाब्ता शायद मिल जाते, या वो कहते तहकीकात करेंगे, हम पूछेंगे, या बता देते, ब्रीफ दे देते, तो शायद ये मामला इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ना होता। तो ये आईनी इदारा होकर उनके पास ज़ाहिर सारे इख्तियारात हैं, सब चीज़ें होने के बावजूद भी। वो इलेक्शन कमीशन ने तो क्या करनी थी इंक्वायरी, वो तो पहले दिन से मुतनाज़ा हैं। उन्होंने क्या इंक्वायरी करनी थी, और अब फायदा भी कोई नहीं। अब उनकी इंक्वायरी की हुई पे या उनके किसी भी एक्ट पे किसी को क्या एतमाद है? सब डैमेज हो गया। ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उनकी आई कमिश्नर साहब की, तो उसके बाद तो मामला वैसे ही इंटरनेशनल पूरी दुनिया में वो डिस्कस हो रहा है, तो अब उसके बाद आप लकीर पीटते रहें, क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, कोई वहां से नहीं जी, ये तो हमें इस पे कोई अदालती कमीशन होना चाहिए जी, आला सतह का, कोई सुप्रीम कोर्ट के लेवल का कमीशन हो, और वो जैसे हमारे चीफ जस्टिस साहब ओपन कोर्ट करते हैं, वो ओपन कोर्ट हो और सारी दुनिया देखे कि क्या क्या हो रहा है उसमें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जनाब हसन रज़ा साहब प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, वक्त हुआ ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसके ऊपर मज़ीद बात भी करेंगे। और जिस तरह हसन रज़ा साहब भी कह रहे थे कि ज़ाहिर बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उन तहफ़्फ़ुज़ात के साथ पाकिस्तान पार्टी जारी है और इत्तेहाद कर रही है। वफाकी काबीना में अब तक तो शामिल होने की इतलात यही है कि नहीं होगी, लेकिन ख़बर यह है कि पाकिस्तान पार्टी काबीना का हिस्सा भी बनेगी और पंजाब में भी हुकूमत साजी का हिस्सा होगी। अब ज़ाहिर ऑफिशियली इसका फ़ैसला होगा, उसके बाद ही मामलात आगे बढ़ेंगे। लेकिन जो मुलाकातें हैं कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ की, और जो आसिफ जरदारी साहब नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो बातचीत हुई है, उसके मुताबिक ज़ाहिर दोनों जमातें जो है आगे चलने को तैयार हैं। इस पर मज़ीद बात करेंगे, लेकिन उससे पहले कमर्शियल ब्रेक।